ओम शांति। हम सब 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कुछ क्षण हर रोज निकालने चाहिए अपने और अपने जीवन की चेकिंग के, क्योंकि जिस चीज को चेक किया जा सकता है उसी को चेंज किया जा सकता है। तो 2 मिनट चारों तरफ से मन को हटाते हुए, आसपास क्या हो रहा है उधर से हटाते हुए अपने जीवन पर देखते हैं। हम सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं। ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसे बनेंगे। शुभ भावना से, श्रेष्ठ संकल्पों से हम अपने परिवार के लिए और अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं। अपने जीवन को देखिए, जो हमने सोचा था, जो हमने चाहा था, क्या हर चीज बिल्कुल वैसे ही हुई है? कभी कभी किसी क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती, और कभी कभी बिना मेहनत किए ही जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिल जाता है। किसी पर बहुत विश्वास किया था और वो ही धोखा दे जाता है, और किसी के लिए कुछ नहीं किया था लेकिन वो हमेशा बहुत मदद करता है। ये ऐसी बातें हमारे जीवन में क्यों आती है? क्यों हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं? और जब ऐसी कोई बात होती है, चाहे अपने जीवन में, चाहे परिवार में, चाहे शहर में, चाहे देश में, जब कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन मन कहता है, ऐसा क्यों हुआ? मेरा भाग्य कौन लिखता है? और अगर मुझे मेरा भाग्य बदलना है, अपने भाग्य में कोई बात बदलनी है, तो मुझे किसके पास जाना है? क्या भाग्य में आत्मा खुद लिखती हो, या भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? क्या मेरा भाग्य परमात्मा लिखता है, क्योंकि उसको भाग्य विधाता कहा जाता है? मेरा भाग्य कौन लिखता है? और अगर आज मुझे अपने जीवन में, जीवन के किसी एक पहलू में कोई परिवर्तन लाना है, तो मेरा भाग्य बदलने की ताकत किस में है?
आज अपने जीवन की कोई एक बात चुन लें, चाहे वो आपका संस्कार स्वभाव हो, चाहे शरीर की सेहत हो, चाहे रिश्तों की कोई बात हो, चाहे कार्य की कोई बात हो। कोई एक बात आज चुन लें जो आप अपने भाग्य में बदलना चाहते हैं। किस किस ने कोई एक बात चुन ली हो तो हाथ उठाए कि हम अपने अंदर या अपने जीवन में कोई एक चीज अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर वो सिलेक्ट हो gया है तो हाथ उठाते एक बार कि पता चल जाए हमने चूज कर लिया है। ओम शांति। कई बार हमारे अंदर बहुत रुचि होती है कि हम ये जाने कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, और कई बार हम जाते भी हैं जानने के लिए कि मेरे आने वाले साल में क्या क्या लिखा हुआ है। कौन कौन जानना चाहता है कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है? Want to know फ्यूचर क्या है? कोई भी नहीं जानना चाहता कि भविष्य में क्या लिखा है। अच्छा, अभी अगर ये ग्राउंड को छोड़ के साथ वाले ग्राउंड में कोई आ जाए बताने के लिए कि भाग्य क्या है आगे, तो देन वी डोंट नो कि इस साइड कितने लोग बैठे होंगे उसके बाद। इवन जनरल कैजुअल में भी कभी 4-5 लोग आपस में ऐसे ही बैठे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, और कोई कहता है मुझे हाथ देखना आता है, तो 30 सेकेंड्स में सारे अपना हाथ आगे कर देते हैं, मेरे बेड़े में बताओ मेरे में क्या लिखा हुआ है। तो एक जीवन जीने का तरीका होता है ये जानना कि भविष्य में क्या होने वाला है, और दूसरा जीवन जीने का तरीका ये होता है कि अपनी मर्जी का अपना भाग्य बनाना। दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक है सिर्फ जानना कि क्या होने वाला है, और दूसरा है अपनी चॉइस का भाग्य बनाना। कौन सा बेटर है, जानना या बनाना? बनाना। लेकिन जानना बहुत इजी है, अपनी चॉइस का बनाना इसमें थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कहे, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ता है, क्योंकि अपनी चॉइस की चीज बनानी है ना, तो बड़े ध्यान से बनानी पड़ती है। जीवन में जब भी कोई ऐसी बात आती है, अचानक किसी के घर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, पिछले कुछ महीनों में आपके शहर में प्रकृति ने कुछ हलचल मचाई, मन इमीडिएटली पहले ये क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। और तब कहीं मन में एक ऐसी लाइन आती है जो बचपन से सुनी थी, और हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी। कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। बचपन से ये भी सुनते आए थे कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। हमने सुना, हमने ऐसे ही नोट किया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शायद हमने कभी भी रुक के ये चेक नहीं किया कि अगर ईश्वर की मर्जी से हर चीज हो रही होती तो हम सबका भाग्य कैसा होता। क्या लगता है, एक वर्ड में बताना, अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता तो हम सबका भाग्य कैसा होता? कैसा होता? हाँ, बहुत ब्राइट होता। अच्छा, बहुत ब्राइट होता, वेरी गुड। और कैसा होता? कोई एक वर्ड बताओ, अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता तो कैसा होता? हमारी मर्जी जैसा होता। अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता ना, हम इस टाइम ये ट्रेन की आवाज ना आने देते अपने पीछे। दो बातें बचपन से सुनी थी। एक, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। फिर यहां तक भी सुना
कि भगवान कठिनाइयां उनको ही देता है जो पावरफुल हैं, जिनके पास सहन करने की ताकत है वो प्रॉब्लम्स को। अगर परमात्मा की मर्जी से भाग्य हो रहा होता तो हमारा भाग्य हमेशा कैसे होता? परफेक्ट होता। हम अगर अपने बच्चों का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे? 30 सेकेंड्स आंख बंद करो, अपने बच्चे का भाग्य लिखो फटाफट से 4 लाइन में। हेल्थ कैसी लिखेंगे? बच्चे की डेस्टिनी लिखो, हेल्थ कैसी लिखेंगे? साल में कितनी बार बुखार होना चाहिए? बुखार तो अच्छा होता है, टॉक्सिन सारे बाहर निकल आते हैं। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बुखार भी नहीं होना चाहिए। कोई और बीमारी तो सोचने की बात नहीं है। क्लास में कौन सा रैंक आएगा? सेकंड भी बुरा नहीं होता, लेकिन हम फर्स्ट ही लिखेंगे उसके भाग्य के अंदर। रिश्ते कैसे होंगे उसके? पर्सनालिटी कैसी होगी उसकी? इतना इजी है भाग्य लिखना अपने बच्चे का। 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे अपने बच्चे का भाग्य लिखने के लिए, क्योंकि सिंपल है। परफेक्ट 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 और परफेक्ट ही लिखना है। परफेक्ट के अलावा तो कुछ और लिखना ही नहीं है। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो क्या हम एक का थोड़ा ज्यादा अच्छा, एक का थोड़ा सा कम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सिंपल लॉ है। अगर पेरेंट भी बच्चे का भाग्य लिखे तो एक पेरेंट बच्चे का भाग्य परफेक्ट लिखेगा और दूसरा पेरेंट 2 बच्चों के बीच में कभी भी कम या ज्यादा भेदभाव नहीं करेगा। उसको हम माता पिता कहते हैं, परमात्मा को परम पिता परमात्मा कहते हैं। हम कहते हैं वो माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। अगर हम उसके बच्चे हैं तो वो हमारा भाग्य भी कैसा लिखेगा? परफेक्ट लिखेगा। एंड वो हम सब का भाग्य इक्वली परफेक्ट लिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी का कम किसी का ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता कोई 100 वर्ष तक निरोगी, कोई बच्चा पैदा ही हुआ तो बीमारी के लेके आया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसे परिवार में पैदा हो जहां 20 लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और कोई पैदा हो और उसके उठाने के लिए कोई नहीं है। इतना अंतर नहीं हो सकता 2 लोगों के भाग्य में। तो आज अगर हम अपने भाग्य को चेक करें तो शायद हमारा भाग्य परफेक्ट, बिल्कुल पूरा परफेक्ट, बहुत कुछ अच्छा है लेकिन एकदम परफेक्ट जिसमें थोड़ा सा भी बुखार भी ना हो, ऐसा भाग्य हमारा नहीं है। एंड डेफिनेटली हमारा भाग्य इक्वल नहीं है। नहीं है ना इक्वल हमारा। आज हम यहाँ इतने सारे बैठे हैं, अगर हम अपने भाग्य चेक कर ले तो हम सबके भाग्य अलग 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 होंगे, एक जैसे इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो फिर परमात्मा कैसे भाग्य लिख रहा है? क्या परमात्मा ने भाग्य लिखा होगा? शहर में बाढ़ आए, इतने खेतों का नुकसान हो, ये भगवान लिखेगा किसी बच्चे के लिए? ऐसा नहीं कर सकता है। उसको हम कहते हैं दुख हरता। क्या कहते हैं परमात्मा को? दुख हरता, सुख करता, कल्याणकारी, क्षमा का सागर, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें भाग्य में लिखती। बचपन से एक और बात सुनी थी, जैसा कर्म वैसा फल। 2 बातें अलग अलग हो गई ना। एक है जैसा कर्म वैसा फल, और दूसरा है जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। 2 कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट आंख बंद कीजिए और ये 2 लाइनों को अपने मन में रिपीट कीजिए और चेक कीजिए क्या है मीनिंग। एक कॉन्सेप्ट कह रहा है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है जैसा मेरा कर्म वैसा मेरे साथ जीवन में होता जाता है। दोनों को अच्छे से चेक कर लेना। परमात्मा अगर भाग्य लिखे तो परफेक्ट लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। अगर हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है तो हमारे मेजॉरिटी कर्म बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी कोई गलती कर देते हैं तो भाग्य भी परफेक्ट से थोड़ा सा कम है। क्योंकि हम सबके कर्म अलग अलग है
तो फिर भाग्य भी हम सबका अलग अलग है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में से, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट है, हमें अब एक्सपेरिमेंट करके चेक करना है इसको। ये दोनों कॉन्सेप्ट में से एक ही कॉन्सेप्ट राइट हो सकता है, दूसरा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों राइट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक में मेरा भाग्य कौन लिख रहा है, उंगली कहां जाएगी? एक कॉन्सेप्ट में मेरा भाग्य कौन लिख रहा है, उंगली कहां जाएगी? कहां जाएगी? रखो उंगली, कहां रखते हैं उंगली? ऊपर। तो एक कॉन्सेप्ट में भाग्य ऊपर लिखा जा रहा है, दूसरे कॉन्सेप्ट में भाग्य कहां लिखा जा रहा है, तब उंगली कहां जाएगी? अब क्या लगता है कौन सा वाला राइट है? कौन सा वाला राइट है? पक्का एवरीबॉडी? तो एक इक्वेशन को आज छोड़ते हैं, और जब भी जीवन में कोई बात आए और मन कहे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो क्लियर होना कि उंगली कहां रखनी है। इधर उधर, इस पे उस पे, और फिर कोई नहीं मिला तो भगवान की मर्जी, ईश्वर की भावी। आसपास के लोग भी आके बोलते क्या करे बहन जी, ईश्वर की मर्जी। तो हम भी बोलते हाँ ईश्वर की मर्जी। कभी नहीं एक दूसरे को बोला ईश्वर की मर्जी ऐसी नहीं हो सकती थी कि किसी को दुख दे। ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी जब जीवन में बहुत बड़ी बात आ जाए और हमें ये लगे ये ईश्वर की मर्जी से हुआ था, तो उस समय तो वो परमात्मा भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कहते भगवान ने मेरे जीवन में ये सारी बातें दी है, तो हम भगवान से ही रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और हम कहते हम भगवान को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उसने मेरे भाग्य में ऐसी बातें लिखी। तो अब हमें पता है उंगली किसके पास रखनी है। रख लो अभी एक बार, तो बाद में भी रखी जाएगी फिर घर जाने के बाद। इट्स ऑलवेज हियर। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर उसमें कुछ ठीक करना है तो किसके पास जाना है? तो किसके पास जाना है? अब उंगली कहां रखनी है? क्योंकि हमने क्या किया, जब हमें कारण ढूंढना था कि भाग्य किसने लिखा, तो भी हम उंगली इधर उधर और ऊपर रख रहे थे। फिर हमने कहा मुझे अपने भाग्य में चेंज करना है, तो भी हम इधर उधर औरों के पास जा रहे थे। प्लीज ये ठीक कर दो, मेरा ये साल भारी है इसको ठीक कर दो, मेरे 5 साल भारी है ठीक कर दो। औरों के पास गए, हम ब्लेम भी औरों पे रख रहे हैं, सल्यूशन भी औरों से मांग रहे हैं। जिसने किया उसके पास जा नहीं रहे, जिसके पास बदलने की ताकत है उसके पास नहीं जा रहे, बार बार अलग अलग तरह जा रहे हैं। अगर ये माइक में कोई प्रॉब्लम हो तो हम किसके पास जाएंगे ठीक करने के लिए? अगर इस माइक में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको ठीक करने के लिए किसके पास जाएंगे? जिसने ये माइक बनाया, सिंपल। अब भाग्य में कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाएंगे? परमात्मा के पास जाएंगे। देखा कितना डीप बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि रोज सुबह तो उसको बताते हैं ना, प्लीज ये ठीक कर दो, प्लीज ये ठीक कर दो, प्लीज ये ठीक कर दो, नौकरी दिला दो, शादी करवा दो, ये काम करवा दो, और अगर जल्दी करा दो और अगर करा दोगे तो फिर इंसेंटिव भी मिलेगा। भगवान के साथ रिश्ता निस्वार्थ होना चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। प्रसाद चढ़ाना है, भावना से चढ़ाओ। काम होने पर चढ़ाया तो फिर तो भावना में थोड़ी सी मिक्स चैरिटी आ जाएगी। काम हुआ तो चढ़ाया, नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाया, तो फिर भगवान के साथ भी क्या करने लग गए। कई बार तो काम पूरा हो जाता है और फिर जो सोचा था कि काम पूरा होगा तो हम उधर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, बिजी हो जाते तो जाते नहीं। फिर थोड़े दिन बाद जीवन में कुछ गड़बड़ आती है, आसपास लोग बोलते तुमने अपनी डील पूरी नहीं की थी ना, तुम पहले जाकर वहां जाकर आओ। ये सारा कुछ शुरू बहुत भावना से होता है, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी नहीं रहती तो भगवान के साथ रिश्ता भी कैसे हो जाता है कि हम वहां गए नहीं, प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगवान ने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम लिख दी। इंसान भी ऐसा नहीं करेगा जो हम भगवान पे टाइटल लिख देते हैं कि उसने ऐसा कर दिया।
तो ऐसा करने से हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता थोड़ा सा, तो इसलिए हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। इतने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है आज। और अगर उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है? अब तो उंगली रख लीजिए, किसके पास जाना है? गुड, बहुत इजी है अपने पास आना, फॉर फ्री होता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बाहर किसी को चेंज करना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने कर्म को चेंज करना है। तो अब आज से छोटी बात आए या जीवन में बहुत बड़ी बात आए, ब्लेम किसी और पर नहीं, क्योंकि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ, ये सारे प्रश्न आत्मा की शक्ति को घटाते हैं। वो शक्ति हमें चाहिए होती है उस टाइम उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, लेकिन वही सारी शक्ति हम सिर्फ क्यों, क्या, कैसे इसमें ही वेस्ट कर देते हैं। तो एक आंसर मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, फुल स्टॉप। अब क्या करना है? तो सारी ताकत किस पे आ गई? प्रेजेंट, सल्यूशन पे आ गई, क्वेश्चन पे नहीं आई। और करना भी किसको है? मुझे ही करना है। तो ब्लेम कहीं और नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जन्म पत्री में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो जन्म पत्री क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? वो रिफ्लेक्ट कर रही है जो कर्म हम करके आए हैं। लेकिन पास्ट के कर्मों से ज्यादा पावरफुल कौन सा कर्म होगा? बताइए, पास्ट के जब कर्मों से पावरफुल ज्यादा कौन सा कर्म होगा? प्रेजेंट का कर्म। इसलिए पास्ट के कर्मों की जन्म पत्री को देख के भी चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। कुछ भी लिख कर आए हो, प्रेजेंट में पावर हमारे पास है कि क्या कर्म करना है और कैसा भाग्य बनाना है। जिन्होंने वो जन्म पत्री बनाई वो साइंस है, विज्ञान है, और उस विज्ञान को समझकर उसके साथ चलना है। जिस क्षण बच्चा पैदा होता है, पंडित जी उस टाइम के आधार से एक जन्म पत्री बनाते हैं। वो जन्म पत्री किस आधार से बनती है? वो आत्मा अपने साथ कौन से कर्म और संस्कार लेकर आई है। एक ही क्षण, एक ही हॉस्पिटल में सेम टाइम पे 2 बच्चे पैदा होते हैं। प्लैनेट सेम जगह है, शहर भी सेम है, टाइम भी आइडेंटिकल है, लेकिन डेस्टिनी, भाग्य आइडेंटिकल है उनका? नहीं ना। तो फिर हमें सोचना चाहिए ना कि भाग्य कैसे बन रहा है? उस प्लैनेट का प्रभाव उस आत्मा के संस्कार और कर्म के आधार पर। अब वो जो बच्चा है वो आत्मा है, वो अपने कर्म और संस्कार लेकर आई है। कहां से लेकर आई है? कहां से लेकर आई है? अभी हम यहां बैठे हैं, ठीक है? 1 सेकेंड में विजुअलाइज करना। अभी यहां बैठे हैं, आत्मा इस शरीर में है, इतने सारे कर्म करते हैं रोज, इतने सारे संस्कार हैं। अभी 1 सेकेंड में अगर आत्मा ने शरीर छोड़ा, पता तो है नहीं कब शरीर छोड़ेंगे, 1 सेकेंड में अगर आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा, बाकी परिवार फ्यूनरल पर जाता है, कहते क्या लेकर गए अपने साथ, सब कुछ तो पीछे ही छोड़ गए। और दुनिया भी कहती है खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। परमात्मा कहते हैं ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, फिजिकली खाली हाथ आता है, लेकिन आत्मा अपने कर्म और संस्कार लेकर आती है। एक ही घर में जुड़वा बच्चे भी पैदा हों, दिखने में फिजिकली आइडेंटिकल हैं, लेकिन नेचर दोनों के, अच्छा आप में से किस किस के 2 बच्चे हैं? भले ट्विंस नहीं, 2 हैं लेकिन, और किस किस के बच्चे हैं जिनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे से। और कई बार पेरेंट्स दोनों को देखते हो कहते दोनों मेरे ही हैं,
कहते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ये सारी बातों पे। दोनों मेरे ही हैं, दोनों को मैंने इक्वल दिया है, संस्कार एक जैसे दिए हैं, शिक्षा एक जैसी दी है, एक ही स्कूल में भेजा है, सब कुछ एक किया है, लेकिन दोनों इतने डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? और कई बार तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, दूसरा वो मम्मी पापा से डिफरेंट होते हैं। तो वो अपने बच्चों को देख देख के कई बार हम कंफ्यूज होते रहते हैं, ये संस्कार कहां से लेकर आया मेरा बच्चा। एक बहुत चुप होता है, दूसरा बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, एक बहुत निडर होता है, दूसरा छोटी छोटी बातों में डरता रहता है, एक पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, दूसरा पास होना थोड़ा मुश्किल होता है। कितना डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनी है, क्योंकि वो दोनों बच्चे सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में आपके बच्चे हैं। उससे पहले वो दोनों आत्माएं अलग अलग पास्ट, अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म लेकर आए हैं। तो आत्मा न खाली हाथ आती है, न खाली हाथ जाती है। कर्म और संस्कार लेकर आती है, कर्म और संस्कार लेकर जाती है। 1 मिनट आंख बंद करो और चेक करो, अगर अभी शरीर छोड़ा, कौन से संस्कार लेकर जाओगे? अपने संस्कार और कर्म चेक करना। अब भी छोड़ा, आत्मा यहां से निकलेगी, मां के गर्भ पे प्रवेश करेगी, कुछ महीने के बाद एक बच्चा पैदा होगा, पंडित जी उस दिन जन्मपत्री बनाएंगे। अपने आगे की जन्मपत्री आज देख सकते हो आप। अब लिखते जाओ क्या बोलने वाले हैं जन पंडित जी वहां पर, उस घर में क्या अनाउंस करने वाले हैं आपके पैदा होने के बाद। सिंपल है। क्या अनाउंसमेंट सुनना चाहेंगे अगले वाले में? पंडित जी क्या कहें जहां आप पैदा होंगे, क्या सुनना चाहते हैं? कैसा भाग्य लेकर आया है बच्चा? बताइए क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनेंगे कोई बात नहीं, क्या सुनना चाहते हैं वो बताइए। बच्चा पैदा हुआ, क्या अनाउंसमेंट सुनना चाहते हो पंडित जी से? कैसा भाग्य लेकर आया है बच्चा? परफेक्ट लेकर आया। अच्छा, और कुछ? बस इतना ही? कैसा भाग्य लेकर आया बच्चा? कुछ बच्चे ऐसा भाग्य लेकर आते हैं कि उनके आने से उनके परिवार का भाग्य बदल जाता है। होता है या नहीं होता? धन पहले इतना नहीं होता, वो बच्चा पैदा होने से धन ही धन ही धन, बिजनेस आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उस बच्चे के भाग्य में वो होता है, तो उसके आने पर उसके घर में वो सब कुछ आ जाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कुछ घरों में बच्चे आते हैं और बच्चे आने से वो परिवार सारे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा वो वाला संस्कार लेकर आया है। तो बच्चा जब आता है तो सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का भाग्य भी बदल सकता है। इतनी पावर होती है उस भाग्य के अंदर। लेकिन वो भाग्य लिखा किसने? किसने लिखा? किसने लिखा? वो भाग्य हमने लिखा। अगर ये बात सारा दिन याद रहे कि जैसा कर्म हम कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारा भाग्य अभी भी लिख रहे हैं, और 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी और आगे भी मेरे साथ क्या जाने वाला है? मेरा कर्म और मेरा संस्कार। अगर इतना हमें याद रहे तो सारा दिन सबसे ज्यादा अटेंशन किस पर होगा? सारा दिन सबसे ज्यादा अटेंशन किस पर होगा? अपने कर्म और संस्कारों पर। आज बाकी सब चीजों पर अटेंशन है, लेकिन कर्म और संस्कार की चेकिंग नहीं हो रही। इसलिए मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी 3 महीने के बाद मार्च 31 आएगा। मार्च 31, वो मार्च वाले महीने में सारे बहुत बिजी होते हैं, कहते कुछ मत और बोलो भाई, मार्च 31 आ रहा है और कोई काम नहीं। क्योंकि वो मार्च 31 से पहले क्या करना होता है? क्या करना होता है मार्च 31 से पहले? सब कुछ, हाँ, है ना। अब 1 मार्च 31 हर साल आता है। 1 मार्च 31 जीवन में एक बार आता है, और वो होता है जब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। और वो कैलेंडर के मार्च 31 पे नहीं आता, वो हमारे जीवन का मार्च 31 होता है। जिस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, तब तक के जो कर्म और संस्कार होंगे वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। कुछ महीने के बाद एक दूसरी जगह पर एक बच्चा पैदा होगा,
पंडित जी जन्म पत्री वो कागज देंगे, वो जो डॉक्यूमेंट बनता है वो उस बच्चे की 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस शीट है। लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट किस आधार से बनी? पिछली बार की क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हमारे कर्म और संस्कार सिर्फ वर्तमान पे असर नहीं डाल रहे हैं, आगे आगे आगे। जब ये सब कुछ हमें पता है तो फिर सारा दिन सब कुछ करते हुए सबसे ज्यादा अटेंशन किस पर होना चाहिए कि हमारा एक भी कर्म ऐसा ना हो जो भाग्य में आए तो हम कहें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कर्म श्रेष्ठ तो हमारे साथ बढ़िया बढ़िया और बढ़िया के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब कर्म की जब हम चेकिंग करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन रोज चेक करनी है और ये चेक करना है कि हमारा कार्मिक बिजनेस प्रॉफिट की तरफ ही चल रहा हो हमेशा। ट्रांजैक्शन को अगर चेक करना है तो कर्म की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम कहते हैं मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे जीवन में इतनी बड़ी बात क्यों आई है। कर्म मतलब एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं और हमारे से निकल के बाहर जाती है। एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं हमारे से निकल के बाहर जाती है, विच मीन्स हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार। 3 लेवल ऑफ कर्म है। कर्म की जब चेकिंग करेंगे तो सिर्फ ये नहीं देखना कि मैंने उनसे अच्छे से बात की, मैंने उनसे अच्छे से व्यवहार किया। चेक करना होगा मैंने हर बात में हर एक के लिए अच्छा सोचा। क्योंकि बोल और व्यवहार बहुत कम होते हैं, सोच बहुत सारी होती है। तो अगर मैंने किसी के साथ 2 लाइनें बहुत अच्छी बोली लेकिन 10 थॉट नेगेटिव क्रिएट कर ली तो मेरे बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन में क्या आने वाला है? तो इसलिए एनर्जी चेक करनी है। एक बार इकट्ठे मिलकर बोलते हैं मेरे कर्म मतलब, बोलिए एक बार, मेरे कर्म मतलब मेरी हर सोच, मेरा हर वर्ड और मेरा हर व्यवहार, बिहेवियर। जस्ट चेक करना इसको। ये एनर्जी है, सोच, शब्द, व्यवहार जो हमारे से निकल के बाहर जाती है, ये हमारा कर्म। दूसरा, बातें जो हमारे सामने जीवन में आती है, लोगों का हमसे व्यवहार, बिजनेस और काम में ऊपर नीचे, प्रकृति में ऊपर नीचे, सेहत में ऊपर नीचे, ये है एनर्जी जो हमारे पास आ रही है। वो है एनर्जी जो हमारे से बाहर जा रही है और ये है एनर्जी जो हमारे पास आ रही है। जो एनर्जी मुझसे बाहर जा रही थी, मेरा कर्म। जो एनर्जी मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा, वो है मेरा। जो मेरे से एनर्जी बाहर जा रही थी वो मेरा कर्म। जो एनर्जी मेरी तरफ आ रही है वो मेरा भाग्य। अब उसको भाग्य कहे, सिचुएशन कहे, डेस्टिनी कहे, लक कहे, मेरा भाग्य। अब दोनों के बीच में कनेक्शन क्या? कि जो एनर्जी बाहर जाएगी उसी क्वालिटी की एनर्जी वापस आएगी। अब हम उस एनर्जी को नहीं देख रहे जो हमसे बाहर जा रही है, हम उस एनर्जी को देख रहे हैं जो हमारे सामने आ रही है। और जब वो एनर्जी हमारे सामने आ रही है, हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इनको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है। हम वापस आने वाली एनर्जी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो एक इक्वेशन फिक्स, जो कुछ वापस आ रहा है वो कभी ना कभी, बोलिए एक बार, अच्छे से बोल लो, कल से सोचना भी है उसको बार बार। फिर जो कुछ ऐसे आ रहा है वो कभी ना कभी गया था। एनर्जी का लॉ है, ये प्योर साइंस है। जो एनर्जी हम भेजते हैं वो एनर्जी वापस आती है। भेजी कब थी याद नहीं, लेकिन आती हुई दिखाई दे रही है।
लेकिन अब जब वो एनर्जी वापस आ रही है तब हमें क्या करना है? सपोज विजुअलाइज करते हैं, बहन खड़ी होती है और सबके सामने मुझे कुछ बहुत बुरा कहती है। अब ये एनर्जी किस तरफ आ रही है? डायरेक्शन करते जाओ और उन लोगों को अपने सामने ले आओ जिनसे आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? सामने से मेरी तरफ आ रही है। पहला क्वेश्चन मेरा माइंड कहता है, इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तो पहले वो क्वेश्चन को फुल स्टॉप करना है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर। ये एनर्जी मेरी तरफ क्यों आ रही है? अभी तो बताया था आपने आंसर, अभी मुझे आंसर दीजिए। ये एनर्जी मेरी तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी, कब किया है मुझे नहीं याद, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जब तक ऐसे जाएगी नहीं तब तक ऐसे आ नहीं सकती। सो एवरीथिंग जो मेरे पास आ रहा है वो कभी ना कभी मेरे से गया था। इस एक थॉट के बाद सेकंड थॉट पे टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि सारी एनर्जी अब इस पर लेकर आनी है कि अब क्या करना है। तो अब ये एनर्जी जो सामने से मेरी तरफ आ रही है थोड़ी अच्छी नहीं है और बार बार आती जा रही है, बार बार आती जा रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे कंट्रोल में अब क्या है? क्या करना है? अब मेरे कंट्रोल में क्या है? कोई मेरे साथ गलत तरह से बार बार कर रहा है, तो मेरे कंट्रोल में क्या है अब उस टाइम? अब मेरे कंट्रोल में क्या है? ये जो सामने से आ रहा है ये मेरी पहली भेजी हुई एनर्जी का रिटर्न आ रहा है, तो मेरा पास्ट मेरे पास वापस आ रहा है। अब हम जो करेंगे, अब हम जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, वो है मेरी प्रेजेंट की एनर्जी जो सामने जाएगी, और जो अब जाएगी उसको कंप्लीट करो। जो अब जाएगी, वेरी गुड, वो फिर वापस आएगी। तो एक क्षण में समय के 3 एस्पेक्ट्स काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सामने से जो एनर्जी आ रही है वो है पास्ट जो वापस आ रहा है। हम अभी जैसा फील करेंगे और बिहेव करेंगे वो प्रेजेंट जो हम भेज रहे हैं, और जिस क्वालिटी का हम प्रेजेंट भेज रहे हैं उसी क्षण हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। किसी और के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं होती कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। सारा दिन तो डिसाइड हो रहा है फ्यूचर, हर कर्म में डिसाइड हो रहा है फ्यूचर। कोई और क्या बताएगा उसको? हमें खुद पता है हम सारा दिन कौन से कर्म कर रहे हैं। अब ये तो मेरे साथ गलत करती जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए? अब आपको तो तीनों काल पता चल गए। ये पास्ट वापस आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। अब ये मेरे साथ गलत कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए? अभी भी आंसर नहीं मेरे पास इस बात का। वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए व्यवहार उनके साथ? कौन कौन फील करता है कि अच्छा करना चाहिए? वेरी गुड, 1 मिनट आंख बंद कीजिए और उनको सामने लेकर आइए। अभी जो राय मुझे दी है वो अपने पास लेकर आनी है। अभी सामने लेकर आओ उस आत्मा को। वो घर में हो सकते हैं, वो फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो बच्चा हो सकता है, वो कोई रिलेटिव हो सकता है, वो पड़ोसी हो सकता है जो रोज तंग करता रहता है कोई ना कोई बात के ऊपर, और हम कहते क्या प्रॉब्लम है मेरे पड़ोसी को मेरे से। ये वो वाली एनर्जी है जो वापस आ रही है। कोई काम पे हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है। सबसे पहले प्रश्न करना बंद कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी वापस आ रही है। और सेकंड, नॉलेज विजडम के आधार पर अपने आप को आंसर दीजिए, पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, हो चुका वो। प्रेजेंट पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, और जैसा मेरा प्रेजेंट होगा
वैसा मेरा फ्यूचर होगा। दो लोग मिलते हैं, मीटिंग होती है, मीटिंग होते होते दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है और थोड़ा सा झगड़ा ही हो जाता है, दोनों घर चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद वो फिर से मिलते हैं। तो जब वो सेकेंड टाइम फिर से मिलते हैं और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एनर्जी कैसी होती है? पिछली वाली मीटिंग का असर पड़ेगा नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। अब अगर नेक्स्ट मीटिंग में भी उन्होंने पिछली मीटिंग की एनर्जी को कंटिन्यू किया तो सेकेंड मीटिंग तो पहली वाली से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। फिर वो फिर अपने अपने घर जाते हैं, 1 महीने के बाद फिर मिलते हैं। 1 महीने के बाद तो वो शायद एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं। ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, अनलेस किसी एक मीटिंग में दोनों में से कोई एक क्या करेगा? हर मीटिंग पिछली मीटिंग से ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, अनलेस किसी एक मीटिंग में दोनों में से कोई एक क्या करेगा? बताइए क्या करेगा? दोनों में से कोई एक कहेगा बस अभी बहुत हुआ, आज मैं बात करता हूं, सब कुछ ठीक करता हूं। होगा या नहीं होगा ऐसा? जो उस दिन वो करेगा वो अपने कर्म को क्या कर देगा? बदलेगा। वो उस रिश्ते को क्या कर देगा? कार्मिक अकाउंट को चेंज कर देगा। उस दिन वो मीटिंग ठीक हो जाएगी और उसकी अगली बार वो जब भी मिलेंगे तो क्या होता जाएगा? मीटिंग बदलती जाएगी। आज हम जिन जिन के साथ हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं, इनमें से किसी के भी साथ हमारी ये पहली मीटिंग नहीं है। इनमें से किसी के भी साथ हमारी ये पहली मीटिंग नहीं है। इसलिए जिस दिन आपकी शादी हुई थी उस दिन पंडित जी ने कहा था 7 जन्म इकट्ठे। एक ऐसे समय में जब एक जन्म भी कई बार मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों के लिए, तो पंडित जी ने कहा 7 जन्म इकट्ठे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये नहीं है 7 जन्म कोई हस्बैंड वाइफ बनता जाएगा। दैट्स नॉट द मीनिंग। उसका मीनिंग है कि आपका कार्मिक अकाउंट इतना स्ट्रांग है कि आप 2 सोल्स हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आ रहे हो। ये आपका पहली बार मिलना नहीं है, 7 जन्म से आप एक दूसरे के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। कोई भी रिश्ते के रूप में एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट्स बहुत सुंदर है हमारे, मेजॉरिटी रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं, पहले भी थे, आज उनको और अच्छा कीजिए, प्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। कुछ एक रिश्ते थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हुए हुए, हम कहते क्यों बार बार, कितनी भी मेहनत करो ये रिश्ता ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। ये वो वाली मीटिंग है जो पिछली बार थोड़ी सी, ये वो वाली मीटिंग है जो पिछली बार थोड़ी सी गड़बड़ वाले नोट पे एंड हुई थी। जब वो 2 सोल्स एक दूसरे को फिर से मिलते हैं, उनको कुछ याद नहीं है कि पहले क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं उस रिश्ते में, उनके बीच में कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज काम करने लग जाती है। कुछ लोग जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, वो हमें अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। किस किस को ये अनुभव है? कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, लेकिन वो बहुत अपने लगते हैं क्योंकि पहले कभी बहुत स्ट्रांग रिश्ता था। कुछ बहुत अपने हैं रिश्तों के लेबल में, लेकिन कोई बॉन्डिंग ही नहीं लग रही है, हर बार बात प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। तो रिश्ते वो नहीं होते सिर्फ जो रिश्ते के लेबल के नाम के अंडर आते हैं। रिश्ते मतलब मेरा उस सोल के साथ कार्मिक अकाउंट। अब ये वो वाली मीटिंग है जो पिछली बार की मीटिंग की कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इस मीटिंग में चॉइस है कि इस बार ठीक कर लो, इस बार ठीक कर लो, ताकि प्रेजेंट भी ठीक हो जाएगा और फिर फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम फिर से तो जरूर मिलेंगे। कई बार इतना इतना रिश्तों में गांठें आ जाती है कि कुछ लोग शरीर छोड़ने से पहले भी अपने परिवार को बोल के जाते, मेरे जाने के बाद इनसे बात नहीं करना तुम, ठीक है। यहां तक बोलते मेरे अंतिम संस्कार पे इनको नहीं बुलाना, मेरे को ये लोग नहीं चाहिए वहां पे।
ये आत्माएं जो ऐसा बोलकर और सोचकर आगे जाती है ना, ये अपने साथ वो गांठें लेकर जाती हैं। जिस दिन अंतिम संस्कार होता है, पंडित जी हम सबको वो एक छोटी छोटी डंडी पकड़ाते हैं और क्या बोलते हैं, उस डंडी को क्या करो, तोड़ने के लिए बोलते हैं ना। तो वो डंडी तोड़ना मतलब आपका और मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। लेकिन वो डंडी तोड़ने से नहीं होने वाला, वो तो सिंबॉलिक है। वो हिसाब किताब कहाँ से सेटल करना पड़ता है, यहां से। और वो आत्मा के जाने के बाद नहीं सेटल करना होता है, जब हम यहाँ उस सोल के साथ है रिश्तों में, यहां ही सेटल करना चाहिए। तो ये वाली मीटिंग पहली मीटिंग नहीं है। अगर इसमें कुछ थोड़ी सी अंडरकरेंट्स हैं तो आज डिसीजन ले लो कि दोनों में से एक जना भी अगर चूज करेगा, इस कार्मिक अकाउंट को हम आज चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कार्मिक अकाउंट चेंज करने के लिए दोनों लोगों को कुछ नहीं करना, दोनों में से कोई एक। और जो करेगा वो अपना भाग्य बनाएगा, क्योंकि उसने अपने कर्म को क्या कर दिया, श्रेष्ठ कर दिया। तो आप रेडी है कोई एक कार्मिक अकाउंट को चेंज करने के लिए? रेडी है कार्मिक अकाउंट चेंज करने के लिए? अच्छा, कार्मिक अकाउंट को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ कितना इजी है किसी भी कार्मिक अकाउंट को चेंज करना। क्या करना होगा कार्मिक अकाउंट को चेंज करने के लिए? हमारे अंदर उनके प्रति सोच, उनके साथ बोल और उनके साथ व्यवहार, तीनों एनर्जी, सिर्फ बोल और व्यवहार नहीं, सोच, बोल और व्यवहार हमारी तरफ से एवरी थॉट, वर्ड, बिहेवियर प्योर एंड परफेक्ट होना चाहिए। सामने से कोई भी एनर्जी आ रही हो, यहां से जाने वाली एनर्जी कैसी होनी चाहिए? प्योर, क्लीन, ब्लेसिंग्स। अब कितने दिन ये भेजना पड़ेगा? प्योर, क्लीन थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर कितने दिन भेजना पड़ेगा? कितने दिन करना पड़ेगा? क्योंकि कई बार भाई बहन कहते एक बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, अभी तक वहां से, और कई बार तो बोलते और ज्यादा नेगेटिव आने लग गया पॉजिटिव आने की जगह। ये ऐसे कैसे करता है? वहां से जो आ रहा है वो पास्ट एनर्जी का रिटर्न आ रहा है। हमारा फोकस सिर्फ कौन सी एनर्जी पे होना चाहिए? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। सामने वाले के व्यवहार को देखकर, सामने वाले के कर्म को देखकर, अपने कर्म को डाइल्यूट करके अपने भाग्य को बिगाड़ना नहीं। दुनिया ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट पहली बात मेरे जीवन में आई क्यों? ईंट मेरे जीवन में आई क्यों? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो ईंट फेंकी थी। और अगर अब मैंने प्यार पत्थर से भेज दिया तो प्रेजेंट में क्या जाएगा? पत्थर। फ्यूचर में क्या आएगा? पत्थर। तो उस लाइन को चेंज करते हैं। ईंट का जवाब, अच्छे से बताओ, ईंट का जवाब किससे भेजना? कुछ भेजना पड़ता है ईंट के जवाब के रिटर्न में। ईंट का जवाब किससे देना है? ईंट का जवाब किससे देना है? फूलों से देना है। कौन कौन रेडी ईंट का जवाब फूलों से देने के लिए? ओहो, जब आप बाहर जाओगे दुनिया आपको कहने वाली है अजीब हो तुम, ईंट का जवाब फूलों से देने वाले हो। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है। दूसरे के कर्म को देखकर उससे ज्यादा गलत कर्म करके अपने भाग्य को खराब कर देते हैं। हर टाइम एक लाइन याद रखनी चाहिए, उनका कर्म किसका भाग्य लिख रहा है? उनका भाग्य लिख रहा है। अगर उनको उनका भाग्य खराब करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा कर्म हमारा भाग्य लिख रहा है। किसी और का कर्म हमारे भाग्य को कभी नहीं बिगाड़ सकता। हमारे भाग्य को सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म ही बिगाड़ सकता है। लेकिन उनके गलत कर्म को देखकर जब हम गलत सोच लेते हैं तो फिर उनका कर्म हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ता, हमारी सोच, बोल और व्यवहार हमारे भाग्य को बिगाड़ता है। और हम कहते हैं उनकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई। किसी और की एनर्जी हमारा भाग्य नहीं लिख सकती। इट्स ओनली इन आवर हैंड्स। तो हर बार जब कोई ऐसा कुछ करे तो कम से कम एक लाइन अपने आप को कह देना, उनका कर्म, बोलिए एक बार, उनका कर्म, वेरी गुड, उनका कर्म उनका भाग्य, मेरा कर्म।
तो मेरा कर्म कैसा होगा? मेरा कर्म कैसा होगा? उनके कर्म के प्रभाव में कर्म नहीं करना है। फोकस सिर्फ अपने कर्म पर। मेरा थॉट, वर्ड, बिहेवियर प्योर, परफेक्ट ऑलवेज। मेरा प्रेजेंट भी सुंदर बन जाएगा, मेरा फ्यूचर भी सेफ है, क्योंकि मेरा कर्म हमेशा परफेक्ट है। गिनती नहीं करना कितनी बार हमने अच्छे से व्यवहार किया। तो मैंने एक बार अच्छे से बात की, 2 बार अच्छे से बात की। अच्छे कर्मों को गिना नहीं जाता है। हम अच्छे कर्म के अलावा और कोई कर्म हम अच्छे कर्म के अलावा और कोई कर्म करने ही वाले नहीं, तो गिनती क्यों करना है उसको? अपना भाग्य अपने कर्मों से लिख रहे हैं। कभी कभी किसी ने कुछ किया होता है जो हम भूल नहीं पाते हैं। हमने क्षमा नहीं किया है, उनको फॉरगिव नहीं किया है, गांठ यहां पकड़ के रखी हुई है। 1 मिनट में 31 मार्च आएगा। ये 31 मार्च पता होता है, वो 31 मार्च पता नहीं होता है। अगर आज पता हो, अभी 7:30 बजने वाले हैं, अगर आपको आज पता हो कि आपने रात को 10 बजे शरीर छोड़ना है, बहुत लोगों को तो 2.5 घंटे भी नहीं मिलते। अगर आज पता हो कि 10 बजे शरीर छोड़ना है, क्या क्या करेंगे 2.5 घंटे के अंदर? क्या करेंगे 2.5 घंटे के अंदर? 2.5 hours. We know we are going to leave 2.5 hours. 2.5 घंटे के अंदर क्या क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे 2.5 घंटे? सीरियसली नहीं ले रहे ना कि हाँ 10 बजे ऐसे थोड़ी, हम थोड़ी छोड़ने वाले हैं 10 बजे। हम थोड़ी जा रहे हैं। किसने बोला हम जा रहे हैं 10 बजे? पता भी नहीं है, 8 बजे भी जा सकते हैं। ये तो हम सोच रहे हैं कि 10। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। हमें हर क्षण ऐसा जीना है ताकि अगर अभी भी शरीर छोड़ा तो आत्मा कैसे जाए? एकदम सारे कार्मिक अकाउंट सेटल्ड, क्लीन, प्योर, प्रेजेंट भी अच्छा, शरीर छोड़ेंगे भी बहुत इजीली, बहुत लाइट होती है ना आत्मा, तभी इजीली शरीर छोड़ सकती है। और फिर वहां नए शरीर में एंटर होंगे तो पंडित जी कहेंगे क्या भाग्य लेकर आया ये बच्चा। लेकिन उसके लिए हर सेकंड वैसा जीना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं है कब छोड़ेंगे। तो अगर 10 बजे तक छोड़ना है, नहीं पहले बताओ, अगर 10 बजे छोड़ना है तो करना क्या क्या? क्या क्या करना है 2.5 घंटे के अंदर? 10 बजे जाना है तो क्या क्या करेंगे? हाँ जी, वेरी गुड, सबको क्षमा करेंगे। अब ये नहीं हम सोचते कि जीवन भर क्षमा नहीं किया, अब जाते जाते क्या फॉरगिव करने की जरूरत है। लेकिन जाने से पहले सारे कहते हैं क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अच्छा, तो क्षमा करेंगे, और क्या करेंगे? फॉरगेट एंड फॉरगिव जाने से पहले करेंगे। क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे भी अगर हमारे से कोई गलती हो गई है। और कुछ? और कुछ? परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, वेरी गुड। और? हाँ जी, 2.5 घंटे बचे। 2.5 घंटे में से 2.5 मिनट पूरा हो गया। अभी तक हम डिसाइड ही कर रहे हैं क्या क्या करना है। क्या करेंगे अगर शरीर छोड़ना हो अभी 2.5 घंटे में? वेरी गुड, भगवान को याद करेंगे। एंड में हमेशा जब पता होता है कोई जाने वाला है, उनको बोलते हैं भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। उनके आसपास भजन लगते हैं, सब लगते हैं भगवान को याद करो। जिसने जीवन काल में नहीं किया होगा उसको वो आखिरी 2.5 घंटे में भगवान याद आने वाला नहीं है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसको वो 2.5 घंटे में वही सारे लोग याद आएंगे। और ये हम सबका अनुभव है। कुछ सोल्स शरीर छोड़ती नहीं है जब तक वो फैमिली मेंबर पहुंचता नहीं है, जब तक वो काम हुआ नहीं होता है, जब तक उन्होंने अपनी आखिरी बात जो बतानी थी वो हुई नहीं होती है। क्योंकि वो आत्मा की जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर होती है ना, उसके बिना वो जाती नहीं है। तो अब फॉरगिव, फॉरगेट, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, सबका शुक्रिया करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परमात्मा को याद करना। तो ये सारी चीजें कब करनी होंगी फिर? ये सारी चीजें कब करनी होंगी फिर? ये सारी चीजें डेली करनी होंगे। तो फॉरगिव कब करना होगा?
आत्मा अगर फॉरगिव करे बिना चली जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा घाव अपने साथ ले जाती है। और फिर जब वो फिर कभी उस सोल को मिलती है तो उसको समझ ही नहीं आता मुझे इनसे क्यों प्रॉब्लम है, मुझे ये अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं। क्योंकि ये वो वाले कार्मिक अकाउंट हैं जिनको हम सेटल करे बिना आगे चले गए थे। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग मीन्स हमेशा मन चित रेडी रखे, पैक्ड। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है ना, उनका एक सूटकेस पैक्ड होता है, क्योंकि उनके पास सूटकेस पैक करने का भी टाइम नहीं होता है। एक इंस्ट्रक्शन आती है और वो भागते हैं। इसी तरह यहाँ का जो कार्मिक अकाउंट है ना, ये हमेशा सेटल्ड होना चाहिए, ताकि मैं आत्मा अगर अभी शरीर छोड़ू, मेरा सब हिसाब किताब सेटल्ड हो। एक होता है फाइनेंशियल हिसाब किताब, लेन देन। अगर लेन देन भी पूरा किए बिना आगे चले गए ना, तो फिर वो किसी जीवन काल में सामने आते हैं और हमारे बहुत सारे पैसे लेके चले जाते हैं। आप सुबह सुबह 7 बजे खाली सड़क पर अपनी नई गाड़ी लेके निकलते हैं, वो गोल चक्कर पर सामने से कोई आता है, खाली सड़क है, फिर भी आके टक्कर लग जाती है। सुबह सुबह हमसे 2000 रुपए लेके चला जाता है और हम कहते हैं इससे खाली सड़क पे इधर ही आना था, मेरी गाड़ी को टक्कर मारनी थी। फिर हम बैठ के सोचते हैं मैं 7 बजे क्यों निकली, 7 की जगह 6:45 निकलती, ये रोड पे क्यों गई, वो रोड पे क्यों नहीं गई, रोज उस रोड पे जाती थी, आज ही इस रोड पे क्यों गए। क्योंकि उनको मिलना और वो 2000 देना, ये कार्मिक अकाउंट इतना एक्यूरेट होता है कि हमने उनको मिलना ही मिलना है। वो आएंगे, बड़े प्यार से आपसे 2000 रुपए लेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए चलो पिछला कोई हिसाब किताब था पूरा हो गया, दे दिया उसको, खत्म किया। 2000 रुपए तो इजी होता है देना, कुछ हिसाब किताब उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और वो जब सामने आते हैं तो हम बहुत सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ, उस मिनट क्यों हुआ, उधर क्यों हुआ। दिस इज वाई इट इज सेड कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, भाग्य लिखा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि लिखा किसने था। प्री डेस्टिन्ड तो है, लिखा हुआ है, लेकिन लिखा किसने था, हमने ही लिखा था अपने कर्मों से। सो प्री डेस्टिन्ड मतलब प्रीवियसली रिटन डेस्टिनी, पहले लिखा हुआ भाग्य। किसने लिखा, मैंने अपने कर्मों से। अब एक है कि चलो किसी के 2000 हमने दिए नहीं, हमने शरीर छोड़ दिया, वो आत्मा सामने जरूर आएगी अपने 2000 लेने के लिए, किसी भी रूप में आ सकती है। किसी के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमने किसी के साथ गलत किया, किसी को धोखा दिया, किसी के जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स लाए, विघन डाले, उस आत्मा को दुख दिया, उसके शरीर बीमार हुए, उसके परिवार में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया हमारे कर्म के हिसाब से। किसी के साथ हमने बिजनेस में चीटिंग की, किसी के साथ हम बिजनेस में अनफेयर थे, हमने सोचा हमने सिर्फ पैसों का ही कर्म किया, लेकिन उसकी वजह से उनको दुख मिला, उनका शरीर बीमार हुआ, उनका परिवार बिखर गया। 20, 25, 30 साल के बाद हमने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया, कार्मिक अकाउंट साथ में लेके गए। उनको धन का धोखा दिया था, उनका मन दुखी हुआ था, उनका शरीर बीमार हुआ था, उनके रिश्ते बिखरे थे। फिर कभी ना कभी हम फिर से जरूर मिलेंगे, ये निश्चित है। बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर, नथिंग इज अनफेयर। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी के साथ गलत करें या हमारे साथ कोई गलत करे, आत्मा शरीर छोड़े और वहां से सब फिनिश्ड। नहीं, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट है वो किसके और किसके बीच है, मेरे और उनके बीच है। इस शरीर और उनके शरीर के बीच नहीं है, मेरे और उनके बीच है। आत्मा शरीर बदलती है। सपोज जो पहली मीटिंग हुई, आपकी और उनकी ड्रेस अलग थी, नेक्स्ट वीक मिले, आपकी और उनकी ड्रेस चेंज हो गई, लेकिन झगड़ा तो कंटिन्यूड रहा ना। कुछ लोग कहते हैं ये क्या बात है, अगली बार, उधर का उधर पूरा होना चाहिए। उधर का उधर पूरा हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 सेकेंड में आत्मा शरीर छोड़ती है, मतलब ड्रेस चेंज करती है। अब अगर मैंने इनके साथ कुछ बहुत गलत किया,
गलत करती गई और 1 सेकंड में मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा तो क्या मैंने जो किया वो सब वहीं का वहीं फिनिश हो जाना चाहिए क्या? दैट विल नॉट बी फेयर। वो फेयर होने नहीं वाला है। तो मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, वो ड्रेस चेंज करती है। ड्रेस मतलब ये शरीर रूपी ड्रेस। और फिर हम दोनों फिर से मिलते हैं कभी। धन का कार्मिक अकाउंट था, मन को उनके दुख दिया था, शरीर उनका बीमार हुआ था, रिश्ते उनके अफेक्ट हुए थे। अब जब हम फिर मिलेंगे तो उस रिश्ते में कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे धन का नुकसान होगा, मेरा मन दुखी होगा, मेरे शरीर को रोग लगेगा, मेरे घर में प्रॉब्लम आएंगी और हम कहेंगे इनकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। वो उनकी वजह से नहीं आ रही, वो मेरा पिछला कर्म मेरे सामने आया है। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है अपने भाग्य के लिए। ये मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकती है? क्या लगता है ये आत्मा मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकती है? सोचो क्या बनकर आ सकती है। इतना भारी जब कार्मिक अकाउंट होगा तो मेरे थोड़े नजदीकी आएगी ना किसी रिश्ते के अंदर, आएगी या नहीं आएगी? दूर से इतना बड़ा कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हो सकता है। कई बार मन बड़ा दुखी होता है कि मेरे इतने क्लोज रिश्ते ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरा फादर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उस टाइम अपने आप को याद दिलाना है ये वो वाली आत्मा है जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट था, सेटल करने के लिए मेरे घर बेटा बनकर आया है। क्योंकि उसको सेटल करने के लिए मेरे बहुत नजदीक ही आना होता है। अटैचमेंट होगी, रिश्ता बहुत प्यारा होगा, दर्द सबसे ज्यादा होगा, लेकिन वही तो वो कार्मिक अकाउंट था। उसमें भी अब उनको नहीं क्वेश्चन करना है, अपने कर्म को चेंज करना है ताकि इस बार वो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाए, सेटल हो जाए, हमारा प्रेजेंट भी सुंदर बन जाए और हम जब फिर मिलेंगे तो वो वाली मीटिंग बहुत अच्छी वाली होगी। इसलिए सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, दुखी होकर, परेशान होकर, नाराज होकर, नफरत करके अपने कार्मिक अकाउंट को और नहीं उलझाना उनके साथ। वो पहले से ही भारी वाला कार्मिक अकाउंट आगे आया है। इस बार उनके लिए सिर्फ क्या देना है, कैसी थॉट्स क्रिएट करनी है, कैसी थॉट्स क्रिएट करनी है। सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स, 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 ताकि मेरे से प्रेजेंट एनर्जी सारी कैसी जाए, प्योर प्योर प्योर। थोड़े दिन में यहीं पे कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले के ऊपर जो हम चोट देके आए हैं ना, हमें उस चोट को क्या करना है, हीलिंग करनी है। अभी करेंगे आप किसी एक रिश्ते की हीलिंग? करेंगे? अभी करें। 4 थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें यह पता है कि वो इस टाइम हमारे साथ क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करके आए हैं। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हम थॉट पावर से अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। थॉट पावर से अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। सबसे पहली थॉट, हमें मन में हमें उनको सॉरी बोलना है। किस बात के लिए सॉरी बोलना है? हमें उनको किस बात के लिए सॉरी बोलना है? गलत तो वो व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, हमें उनको किस बात के लिए सॉरी बोलना है? पहले मुझे याद नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मैंने आपको दुख दिया है, क्योंकि अगर मैंने आपको दुख दिया ना होता, आप आज इतने दर्द में होते ना जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो सबसे पहली थॉट, और इसको फिक्स कर लीजिए, इसको अगर आप रोज करेंगे ना, आपका कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ सेटल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहां के यहां रिश्ता बदल जाएगा। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं, हम अभी भी उस रिश्ते में बहुत दर्द दर्द दर्द, दुख, मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा भाई ऐसा क्यों, ये दुख और दर्द उस कार्मिक अकाउंट में और नेगेटिविटी डालता है। नेगेटिविटी आ रही है, यहां से कौन सी जानी चाहिए? सिर्फ यहां से कौन सी जानी चाहिए? प्योर एंड पॉजिटिव। सामने वाले को देखो, इसको हम चोट देकर आए हैं, तो इस समय हमारी जिम्मेवारी है कि उस चोट को हम क्या करें,
उस चोट को हीलिंग करनी है, तो सबसे पहली थॉट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, आपका छोटा सा बच्चा हो, कहना ही नहीं मानता, मदर पे जोर जोर से चिल्लाता है, कभी कभी तो हाथ भी उठा देता है। पेरेंट कहते हैं मेरे बच्चे को मेरे से क्या प्रॉब्लम है। ये वो वाली सोल है जिसको हम कभी ना कभी कुछ दुख देकर आए हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंट रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, तो हमें उस कार्मिक एनर्जी को क्या करना है, ठीक करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहली थॉट, मैंने जो आपके साथ पहले किया था उसके लिए आई एम सॉरी। बोल लीजिए मन में अभी इस टाइम उनके लिए, जिस एक रिश्ते को आज ठीक करते हैं। आई एम सॉरी क्योंकि मैं कभी ना कभी आपको दर्द दिया था। फर्स्ट थॉट, हमने उनको सॉरी बोलना है। सेकंड थॉट, आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए आई फॉरगिव। आज जो आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए आई फॉरगिव। सेकंड है वो। थर्ड थॉट, वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, ये पास्ट कार्मिक अकाउंट है, फुल स्टॉप, इट्स ओवर। हम उस आत्मा को एक मैसेज दे रहे हैं, आपकी थॉट उन तक पहुंचती है, ये पास्ट कार्मिक अकाउंट है, फुल स्टॉप, इट्स ओवर। थर्ड थॉट। फोर्थ थॉट, आज से आप और मैं एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट करते हैं। आज से मेरे से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स। 5 थॉट्स। फर्स्ट थॉट क्या थी? फर्स्ट थॉट क्या थी? आई एम सॉरी फॉर द पास्ट। सेकेंड थॉट क्या थी? आई फॉरगिव फॉर द प्रेजेंट। आज आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको फॉरगिव, क्षमा करती हूँ। थर्ड थॉट, एंड ये थॉट आप किसी भी कार्मिक अकाउंट में यूज करो, उनको स्ट्रांगली मैसेज भेजो, ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, फुल स्टॉप, इट्स ओवर। फोर्थ थॉट, आज से हम एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं। फिफ्थ थॉट, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आप किसी रिश्ते को अगर ठीक कर रहे हो ना, तो हम लोगों को जाके क्या बोलते हैं? सॉरी मैंने आपके साथ जो किया, आई फॉरगिव जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। पुरानी बात बीत गई ना, खत्म करो, फुल स्टॉप, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। हम बोलते हैं या नहीं बोलते? ऐसा करते हैं ना लोगों के साथ जाके, करते नहीं करते? क्या बोलते हैं हम उनको? आई एम सॉरी जो मैंने किया, आपने जो किया मैंने भूल दिया, छोड़ देते हैं। ये हमारा पास्ट था, खत्म हुआ। आज से हम क्या करते? एक नई शुरुआत करते हैं। आज से आपके और मेरे बीच में सिर्फ क्या? प्यार और रिस्पेक्ट। सामने सामने बैठकर हम ऐसा करते हैं या नहीं करते लोगों के साथ? जो हम सामने बैठकर शब्दों में करते हैं वो हम मन से, थॉट से कर सकते हैं, उन बातों के लिए जो सामने अभी नहीं हुई थी, लेकिन हमें पता है कि वो पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है। 5 थॉट्स को रिपीट करेंगे एक बार, फिर उसको रोज करेंगे हम। रोज रोज सुबह 2 मिनट दे दीजिए उस रिश्ते के लिए, 2 मिनट्स सुबह, 2 मिनट्स रात को सोने से पहले। दिन में वो जब याद आए यही थॉट क्रिएट करना। थोड़े दिन के अंदर आपके कार्मिक अकाउंट की एनर्जी चेंज होने लगेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे अंदर से उनके लिए दुख, दर्द, चिंता, गुस्सा ये निकलता जाएगा और हमारा वो कार्मिक अकाउंट क्या होता जाएगा? नेगेटिव। पहले भी नेगेटिव था, प्रेजेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, फ्यूचर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए 5 थॉट्स। पहले वाली कौन सी? आई एम सॉरी जो आपको पहले दर्द दिया उसके लिए। सेकंड, आई फॉरगिव जो आज आपने मेरे साथ किया उसके लिए आई फॉरगिव। थर्ड, पास्ट कार्मिक अकाउंट था, पूरा हुआ, फुल स्टॉप। फोर्थ, आज से हम एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं। फिफ्थ, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार, लव, रिस्पेक्ट, दुआएं। इजी है ये 5 थॉट्स क्रिएट करना।
किस किस को लगता है 5 थॉट्स क्रिएट करना इजी है? ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। कोई आपके साथ बिजनेस में आपसे लोन लिया, वापस ही नहीं दे रहा, आप उसको रोज मैसेज भेजिए यहां से, ये पास्ट कार्मिक अकाउंट है, पूरा हुआ, मुझे निश्चित है कि आप आकर मुझे इस दिन पर ये अमाउंट देकर जाने वाले हैं। मैसेज भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा। अगर ये नहीं भेजा तो रोज उसके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर देते हैं, कैसा है, फोन भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता, देता भी नहीं, तो वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्या होता जाता है? और कॉम्प्लिकेटेड। नेगेटिव को और नेगेटिव नहीं होने देना, नेगेटिव को और नेगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि हर नेक्स्ट मीटिंग पहली मीटिंग से क्या हो जाएगी? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब अगर किसी ने हमारे साथ बहुत बहुत गलत किया हो, क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? दुआएं दे सकते हैं? इतनी अच्छी से अभी 5 थॉट्स रिपीट की और अभी हाँ भी नहीं बोलते। दुआएं दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? क्यों देना है? क्योंकि प्रेजेंट में उस कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है। ये कब करना है? आखिरी 2.5 घंटे में नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारा 31 मार्च नहीं पता है। तो हमें कब करना है? आज करना है। फ्यूचर के लिए नहीं कर रहे, हम अपने प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं। हमारा प्रेजेंट बहुत सुंदर बन जाएगा। जैसे करते जाएंगे ना, हमारी थॉट्स बदलती जाएंगे, हमारी तरफ से उनकी तरफ जाने वाली एनर्जी चेंज हो जाएगी। कार्मिक अकाउंट चेंज होना ही होना है। और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, हमने अपना कर्म बदल दिया, और क्योंकि हमने अपना कर्म बदल दिया, हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? बदलता जाएगा। तो अपना भाग्य कौन लिख रहा है? सारा दिन हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। आज से ये अटेंशन बहुत रखनी है। मेरा कर्म, मेरा संस्कार, 2 ही चीजें मेरे साथ जाएंगी। हर कर्म मेरा भाग्य लिख रहा है। बाहर की दुनिया की चीजें करने में अंदर के बिजनेस के अंदर कभी नुकसान नहीं करना। 2 बैलेंस शीट बन रही है, एक बाहर के बिजनेस की, एक बाहर के बिजनेस की, एक कर्मों के बिजनेस की। बाहर के बिजनेस में प्रॉफिट के लिए कर्मों के बिजनेस में लॉस नहीं करना बहुत भारी पड़ता है। ये नहीं कहना बिजनेस है, थोड़ा बहुत तो चलता है। वो थोड़ा बहुत अगर चलेगा तो फिर वो भाग्य में भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। फिर बहुत ध्यान से हाईएस्ट लेवल ऑफ कर्मा, अपने और अपने परिवार का अगर भाग्य श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर में जो धन आता है वो दुआओं के साथ आना चाहिए। वो सबसे पहले कार्मिक एनर्जी है जो हर घर के अंदर एंटर हो रही है। धन दुआओं के साथ आना चाहिए। धन कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाए कि किसी को डांट रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी पे प्रेशर डाल रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, किसी के साथ। ये धन घर में लाना नहीं। और अगर कोई ऐसा धन घर में ला रहा है तो परिवार वालों को ऐसा धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धन की एनर्जी घर के भाग्य पर असर करेगी। धन घर आए, दुआओं के साथ आए। जिनके साथ हम काम करें वो हमसे संतुष्ट होने चाहिए, जिनके लिए हम काम करें वो हमसे संतुष्ट होने चाहिए। बिजनेस मतलब अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना। बाहर दुनिया में जाएंगे तो ये इक्वेशन नहीं मिलेगी। बिजनेस मतलब अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना। अगर अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचा तो धन आएगा, लेकिन उनकी दुआओं के साथ आएगा। आएगा या नहीं आएगा? उनकी दुआओं के साथ। अगर अपना फायदा सोचा तो सिर्फ धन आएगा, और अगर उनका नुकसान सोचा तो धन के साथ कुछ और आ जाएगा। लेकिन अगर उनका फायदा सोचा तो धन से पहले दुआएं आएंगी, और जिनके घर दुआएं आएंगी उनके घर धन आएगा या नहीं आएगा? जिनके घर दुआएं आएंगी उनके घर धन आएगा या नहीं आएगा? धन आएगा। आपकी कैपेसिटी से ज्यादा धन आएगा, क्योंकि आपके घर दुआएं आई हुई हैं। ये सिंपल बिजनेस रूल होता है।
एक बिजनेस करने का तरीका, मेरा फायदा भले उनका नुकसान। दूसरा बिजनेस करने का तरीका, मेरा फायदा उनका कोई नुकसान नहीं। और तीसरा बिजनेस करने का तरीका, मेरे से पहले उनका फायदा। क्लियर हो गया? अगर बिजनेस करने के तरीके बदल जाएंगे, काम करने के तरीके बदल जाएंगे, धन घर आएगा, लेकिन धन से ज्यादा दुआएं आएंगी। और जिनके घर दुआएं आती हैं, भाग्य कैसा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती जा रही है। आपके कोई भी पास्ट कार्मिक अकाउंट को भी आपकी कमाई हुई दुआएं चेंज कर सकती हैं। इसलिए हम सबका अनुभव है, जीवन में कोई बात आती है और ठीक हो जाती है तो आसपास के सब लोग बोलते हैं किसी की दुआ लगी है। बोलते हैं कि नहीं, किसी की दुआ लगी है। तो अपने बैंक अकाउंट में दो होने चाहिए, एक पैसा सेव करना है, दूसरा दुआएं। रोज चेक करना है आज मैंने कितनी दुआएं कमाई है। जब जीवन में कोई बात आती है, पैसा काम आए ना आए नॉट श्योर, लेकिन दुआएं तो बड़े से बड़े विघ्न को खत्म कर देती है, असंभव को संभव कर देती है। दुआएं बहुत सारी कमा के रखी होनी चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हर कर्म उस इंटेंशन से करे कि मुझे अच्छी एनर्जी मिल रही है, मुझे सामने वाले से अच्छी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हम सबको सुख दे रहे हैं। तो अपने फायदे से ज्यादा दूसरे का फायदा सोचे। धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो लक्ष्मी मतलब प्योरिटी, डिविनिटी। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए। फिर उस धन से हम परिवार का अन्न खरीदते हैं। तो धन प्योर, सात्विक। फिर अगर भाग्य श्रेष्ठ बनाना है तो अन्न प्योर चाहिए घर के अंदर, क्योंकि वो भी तो एक कार्मिक अकाउंट है ना। और उस अन्न का असर सीधा किस पर पड़ रहा है? मन पर पड़ रहा है। और मन का सीधा असर किस पर पड़ रहा है? तन पर पड़ रहा है। एज इज द माइंड सो इज द बॉडी, एज इज द फूड सो इज द माइंड, एज इज द मनी सो इज द फूड। तो चार एनर्जीज है, बोलते जाए इकट्ठे। धन, धन का असर पड़ेगा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। आज डॉक्टर्स कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज। मन स्ट्रेसफुल है, शरीर बीमार हो जाता है। अब ये ऑर्डर ऐसे ही चलेगा, धन, अन्न, मन, तन। अगर धन साफ नहीं हुआ, बाकी तीन ठीक नहीं हो सकेंगे। इसीलिए कहां खाना खा रहे हैं, बड़ा ध्यान रखना कि वहां पे धन कैसा कमाया गया था। शास्त्रों में हम कहानी सुनते हैं कि कोई सन्यासी जा रहे थे, एक रात किसी के घर रुके, वहां पे खाना खाया, और जब उस घर में आराम करने गए तो कबर्ड में कुछ पैसे पड़े थे, तो उसका पैसे उठाने का मन कर गया और उन्होंने वो पैसे उठा लिए। अगले दिन सुबह निकले, थोड़ा आगे गए, रुके, पानी पिया दूसरी जगह का। जब पानी पिया, बैठे, तो मन में ये थॉट आई, मैंने कैसे धन उठा लिया उस घर से। वापस गए उस घर पे और उनको जाकर पूछा, आपके धन कमाने के तरीके में कुछ गफलत है, ऊपर नीचे है? सामने वाले ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, उनके घर खाना खाया था। ये सब हमें कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं? ये प्रूफ कर रही है कि सन्यासी के ऊपर भी सामने वाले के घर के अन्न का, धन का असर हो गया, उसके कर्मों पर भी असर हो गया। इसलिए हमें ये कहानियां बताई जाती हैं। हम सुनते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं यूज कर रहे, इंप्लीमेंट कर रहे। तो धन बड़े ध्यान से कमाना। फिर अन्न सात्विक, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारे अन्न में दर्द होगा, हिंसा होगी, मृत्यु होगी, तो मन शांत कैसे रहेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? स्लॉटर हाउस में एक एनिमल 1 महीना है, उसके कितने थॉट्स चलते हैं, नफरत के, दर्द के, दुख के, हिंसा के, मृत्यु के। उसके बाद वो हमारी प्लेट पे आता है और हम कहते हैं हेल्थ। हिंसा और मृत्यु के कर्म के बाद सेहत नहीं मिल सकती, प्रोटीन्स मिल सकते हैं सिर्फ। एक्सपेरिमेंट करके देखे, 3 महीने सात्विक अन्न। सात्विक अन्न अगर शांत और शक्तिशाली मन चाहिए।
फिर सात्विक अन्न मतलब जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन है। परेशान, अशांत, दुखी मन से कभी खाना नहीं बनाना, क्योंकि जिस मन की स्थिति में आप खाना बनाएंगे वो खाना खाने के बाद परिवार के मन पर उसका असर पड़ जाएगा। जितना हो सके घर का खाना खाना और घर में खुद खाना बनाना। पिछले कुछ सालों में हम बाहर बहुत खाना खाने लग गए हैं और अब तो हमारे फोन पर आ गया, क्लिक करो खाना आ जाता है 5 मिनट के अंदर घर। हम खुश हो जाते, चलो जी मेरे बच्चों ने खाना खा लिया। खाना इज नॉट ओनली सब्जी, दाल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। खाना है शांति, प्यार, शक्ति, दुआएं। वो आई क्या उस खाने के अंदर? अगर नहीं आई तो हमारे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनेंगे? हाउ विल इट हैपन? कैसे होगा? प्रॉफिट के लिए जो खाना बनाया जाता है, पैसा कमाने के लिए जो खाना बनाया जाता है, वो उनका बिजनेस है, विच इज राइट। जब जरूरत पड़े तब हम जाएंगे, मजबूरी हो तब बाहर खाएंगे। लेकिन अगर बार बार खाना बाहर खा रहे हैं तो हम पैसों की याद में बना हुआ खाना खा रहे हैं। तो खाने वाले का मन बुद्धि भी पैसों से ही ज्यादा जुड़ेगा, परिवार से कम। मनी विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन फैमिली, क्योंकि पैसों की याद में बना हुआ खाना खा रहे हैं। 3 इंटेंशन का खाना बनता है। पैसे कमाने के इंटेंशन का खाना, परिवार को प्यार से खिलाने के लिए बनाया हुआ खाना, और परमात्मा की याद में बनाया हुआ खाना। जिस एनर्जी का बना हुआ खाना खाएंगे वैसे बनते जाएंगे। तो प्रसाद सिर्फ वो नहीं होता जो हमें थोड़ा सा मिलता है। हम अपने घर में रोज प्रसाद बना सकते हैं। अपने किचन में भजन, जाप, मंत्र, परमात्मा की याद की गीत चला दें 24 घंटे, ताकि आपके किचन में पड़ी हुई हर चीज परमात्मा के ज्ञान के शब्दों से एनर्जाइज होती जाए। फिर खाना बनाते समय बड़े शक्तिशाली थॉट्स क्रिएट करके खाना बनाएं। जो संस्कार घर में देना चाहते हैं वो सोचते और बोलते खाना बनाएं। आप खाना बनाते जाएं, घर के लोग बदलते जाएंगे। आप खाना बनाते समय उसमें थॉट डालें, मेरा परिवार यूनाइटेड है, हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। आप रोज खाने में डाल दो, 15 दिन में आपके घर के रिश्ते बदल जाएंगे। ये 100% है, ये प्योर साइंस है, ये साइंस है। हमने स्पिरिचुअली सुना था जैसा अन्न वैसा मन। आज हमारे पास इनफ साइंटिफिक प्रूफ है इस बात के लिए कि खाना बनाते समय की थॉट्स, खाना खाने से पहले सबसे पहले 10 सेकंड रुक के परमात्मा को याद करें। बचपन से सीखा था, ताकि हम आत्मिक स्थिति में परमात्मा का ज्ञान और शक्ति भर के खाने को एनर्जाइज करके फिर खाएंगे। घर में मर्यादा बना लें, नो टीवी, नो फोन व्हाइल ईटिंग। कर सकते हैं मर्यादा घर के अंदर? खाना खाते समय ना टीवी ना फोन। खाना दूषित हो रहा है, खाना दूषित हो रहा है, क्योंकि उसमें इधर उधर की सारी बातों की वाइब्रेशन जा रही है। सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करके फिर शांति में बैठ के या अच्छी अच्छी बातें करते हुए खाना खाना है। टीवी नहीं, फोन नहीं, झगड़ा नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम की डिस्कशन नहीं, बिजनेस की डिस्कशन नहीं। खाना खा रहे हैं, तब वो खाना सात्विक हो जाएगा। फिर तीसरा, सात्विक मन। सुबह उठते ही पहला 1 घंटा अपने मन को एनर्जाइज करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि उस मन से ही सारा दिन का भाग्य लिखा जाएगा। वो मन ही हर कर्म करने वाला है। अगर हम उस मन को एनर्जाइज नहीं करेंगे तो कमजोर मन औरों के प्रभाव में आकर गलत कर्म कर देता है, और गलत कर्म हो गया तो भाग्य में गड़बड़ हो जाती है। तो सुबह सुबह वो भाग्य लिखने वाले मन को रोज सुबह परमात्मा के ज्ञान से एनर्जाइज करके और परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ के उस मन को ऐसा बना लें। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है, लेकिन भाग्य विधाता मतलब वो नहीं जो हमारा भाग्य लिखेगा।
भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने का विधान जो हमें सिखाता है उसको भाग्य विधाता कहते हैं। भाग्य लिखने का तरीका, और तरीका क्या है? हर राइट सोच, राइट वर्ड, राइट बिहेवियर। कैसे आएगा? रोज सुबह सुबह उसका ज्ञान स्टडी करने से। आज हम 2 घंटे बैठे परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सुन रहे हैं। सुनते सुनते थोड़ी थोड़ी सोच बदलती है या नहीं बदलती है? हाँ, उनके साथ ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब रोज सुनेंगे परमात्मा का ज्ञान, और फिर सिर्फ ज्ञान नहीं सुनेंगे, उसके साथ कनेक्ट होकर आत्मा की बैटरी को चार्ज करेंगे, फिर वो ज्ञान हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगा। इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग मतलब परमात्मा से योग, जिससे हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। आज हमारा अपने पर राज्य नहीं है, मन हमारे अनुसार नहीं चलता, मुख से बोल निकल जाते हैं, सॉरी बोलते हैं लोगों को, सॉरी मेरे मुंह से बात निकल गई है। स्वराज्य, स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य। किसी परिस्थिति का, किसी व्यक्ति के बिहेवियर का, किसी साधन का, किसी खाने पीने की चीज का गुलाम नहीं, स्वराज्य। तो वो कैसे होगा? सुबह का 1 घंटा। इस समय की जरूरत है, नेसेसिटी। अगर अपने घर में एनर्जीज को हाई करना चाहते हैं, बच्चों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जो हमेशा सही सोचें, सही बोले, डिस्ट्रैक्शन से बचे रहे, जीवन में बात आने पर हिल ना जाएं, तो बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए पेरेंट को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और पेरेंट को स्ट्रांग बनने के लिए 1 घंटा सुबह अपने मन के लिए। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, सात्विक मन। सुबह सुबह पहली चीज फोन का चेहरा नहीं देखना चाहिए, सारा दिन के कर्मों पर असर पड़ जाएगा। क्योंकि सुबह उठते पहले बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। सुबह का 1 घंटा अपनी अंदर की दुनिया के लिए है, अपने संस्कार और कर्मों के लिए है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज 9000 सेंटर है, 140 देशों में है, 10 लाख से भी ज्यादा परिवार हर रोज 1 घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं। एवरी सिंगल डे 1 आवर। ये सब काम करते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं। आज ये प्रोग्राम जिन्होंने किया है वो सब भी घर पे रहते हैं, अपना काम भी करते हैं, परिवार भी संभालते हैं। लेकिन अब उनके पास इतना टाइम हो गया है कि जिनको वो जानते भी नहीं है उनकी भी वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं। तो वो औरों की सेवा करने के लिए भी उनके पास टाइम और एनर्जी आ गई है। दैट्स द पावर ऑफ एनर्जाइजिंग द सेल्फ। तो जब 1 घंटा हम अपने लिए निकालना शुरू करते हैं, हमारे पास बहुत टाइम आ जाता है और हम लाइट रहना शुरू करते हैं। तो कल से हम सेंटर पर 1 वीक के लिए 1 घंटे के लिए आएंगे। आपके पास जो पास है, जिस पास के साथ आप अंदर आए थे प्रोग्राम में, उस पास पे सारे सेंटर्स के एड्रेस लिखे हुए हैं। जो सेंटर आपके सबसे नजदीक है, जो सेंटर आपके सबसे नजदीक है, वहां पर आप जाएंगे 1 घंटे के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए। सॉरी, ये कल से नहीं है, परसों से है। 3 दिन के लिए, 17th, 18th, 19th दिसंबर। 2 टाइम रखे हैं, सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6। कोई दोनों में से एक टाइम चूज करिए, सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6। अगर ये दोनों टाइम सूट नहीं करते तो कोई भी दिन, कोई भी टाइम, कोई भी दिन, कोई भी टाइम। और ये निशुल्क होता है। बहनें सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से हम किसी भी कार्मिक अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। पास्ट के और प्रेजेंट के कर्मा को एक्यूरेट बना सकते हैं। चलिए 2 मिनट अभी साइलेंस में बैठेंगे और उस कार्मिक अकाउंट को फिर से सामने लाकर हम सेटल करते हैं। और फिर इसको हम रोज करेंगे, रोज, एवरी डे।
सीधा होकर बैठे। अपना भाग्य लिखते हैं अपनी चॉइस का। अपना पास संभाल के रखिएगा। उस पे सेंटर का एड्रेस है। सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6, कोई भी सेंटर पर। सिर्फ 3 दिन, 17th, 18th, 19th, 17, 18, 19 दिसंबर। 3 दिन 1 घंटा रोज परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर अपने और अपने परिवार का भाग्य बनाएंगे।